दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बैकबोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खास खबर आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और वीडियो पसंद आए या ना आए इस पर लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे, ताकि आपकी मानसिकता का, विचार का मुझे पता चलता रहे। तो स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष खबरों से भरे हुए वीडियो संदेश में। जिस खबर को सुनने के लिए हमारे समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी बेचैन रहते हैं, यदा कदा वो कटाक्ष करते रहते हैं, आज मैं वही खबर देश के 42 करोड़ से अधिक ठगी पीड़ितों को बताने जा रहा हूं। खुशी की खबर है, इससे आपका आत्मबल मजबूत होगा, कानून के प्रति आपके मन में विश्वास पैदा होगा और भी कई सारी बातें आपके अंदर इससे आएंगी दोस्तों। चूँकि बड़ी जोश भरी खबर है, लेकिन खबर सुनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा वीडियो ध्यान से सुना करें। अगर पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप नुकसान में रह जाएंगे, हानि होगी आपकी। जल्दबाजी कदापि ना किया करें। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि जल्दबाजों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जो संयमी हैं, साहसी हैं और जिनकी मेहनत का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है और वो उस पैसे को सच में वापस पाना चाहते हैं। तो ऐसे साथी और जल्दबाज भी आज पूरा वीडियो सुन लेना दोस्तों। मैं अपने विषय में बता दूं, कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं आजकल। एक हमारी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप ट्रस्ट की संस्थापक न्यासी ने भी इस्तीफा दे दिया है, इस वजह से आक्रोशित होकर कि हम मोदी सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हैं। उनका आरोप है कि हम एक ठग सरकार को समर्थन देकर गलत कर रहे हैं। ऐसा और भी कई लोगों के, कई साथियों के कटाक्ष रहते हैं या आरोप रहते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मेरी जैसी स्थिति में फंसे हुए लोग होते हैं, हमारे सामने बड़ा विकट धर्म संकट रहता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें न्याय के योद्धा के रूप में चयनित किया है। न्याय के लिए लड़ाई लड़नी है हमें, न कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए या अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। न्याय योद्धा का मतलब ही ये होता है कि वो उन शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़े जो बेचारे शासन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, समाज जिन्हें अपमानित करता है, उपेक्षित करता है और कहीं कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो ऐसे विवश और लाचार, मजबूर लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ सके, ऐसे ही व्यक्ति को परमात्मा नारायण न्याय योद्धा के रूप में चुनते हैं। और हमें भी नारायण ने ही चुना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए कि हम ठगी पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई लड़ें, उनका भुगतान करवाएं और अपने पावन पवित्र देश को, हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। दोस्तों, हमारे समक्ष अनेकों चुनौतियां होती हैं, अनेक समस्याएं होती हैं, हमारे सामने भी हैं। एक बड़ी विकट स्थिति तब पैदा हो जाती है जब हम जिस व्यक्ति की खिलाफत करते रहे हों और पता चला उसके साथ भी कहीं अन्याय हो रहा है या कोई लोग उसके साथ अन्याय करने जा रहे हैं, तो हमको अपने न्याय योद्धा के धर्म का पालन करते हुए उस व्यक्ति के पक्ष में भी खड़े हो जाना पड़ता है, जो व्यक्ति कभी हमारी जान लेने तक पर उतारू रहा। ये हमारी व्यवस्था होती है। हम चाह करके भी इस अपनी मानसिकता को बदल नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ने सबको अपना अपना स्वभाव दिया है, नेचर दिया है
और आप अपने नेचर को बदल नहीं सकते। जब हमें न्याय योद्धा के रूप में काम करना है, न्याय योद्धा के रूप में चयनित कर लिया गया है, तो हमें अपने उन विरोधियों के भी बचाव में, समर्थन में कई बार खड़ा होना पड़ता है, जो हमें जीवित ही नहीं देखना चाहते, खुली हवा में नहीं रहने देना चाहते। यही स्थिति हमारे साथ भी है दोस्तों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से देश के उन करोड़ों करोड़ ठगी पीड़ितों पर एक उपकार किया है। उन्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार देकर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर देश भर में से क्रियान्वित करवाकर, हम भी विरोध करते थे, मैं भी जबरदस्त विरोध करता था उनका, लेकिन वो विरोध केवल इसलिए था कि ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो रहा था। इस कानून को कोई राज्य मानने को तैयार नहीं था और केंद्र सरकार भी, मोदी सरकार भी उस पर कोई तत्परता नहीं दिखा रही थी, इसलिए हम विरोध करते थे। ये तो सभी जानते हैं, मैं क्या आप सब भी जानते हैं कि ज़्यादातर ठगों ने माननीय प्रधानमंत्री के चित्रों का इस्तेमाल करके, उनके वक्तव्यों का इस्तेमाल करके, उनके वीडियोज़ का इस्तेमाल करके देश के करोड़ों नागरिकों के साथ ठगी की है। तो मुझे भी लगता था कि शायद प्रधानमंत्री इसलिए ठगों को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि ठग उनके अपने लोग हो सकते हैं। उनके वीडियोज़ का इस्तेमाल किया है, उनके वक्तव्यों का, उनके चित्रों का इस्तेमाल किया है देश के नागरिकों को ठगने के लिए। लेकिन दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी हुई इसी आंदोलन के समय, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आप जेकेवी का ले सकते हैं। अनूप चौधरी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था। जेकेवी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर उसने देश के लाखों नागरिकों को ठगा। लेकिन जब कानून का शिकंजा कसा और उसके खिलाफ एविडेंस मिले, तो उसी अनूप चौधरी को मोदी योगी जी की सरकार ने ही उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया और आज तक उसकी जमानत नहीं हो रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों। तो जब शासन इस तरह की कार्रवाई अपने लोगों के खिलाफ भी करने लगता है, तो हमें शासन की नीयत पर फिर संदेह नहीं करना चाहिए। और जब शासन के खिलाफ बहुत सारे लोग, आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, देशद्रोही और दुनिया भर के लोग खड़े हों शासन को अस्थिर करने के लिए, या शासक के खिलाफ खड़े हो जाएं अनेक सामाजिक समूह, वर्ग समूह, जाति समूह और देश विरोधी शक्तियां, तो उस वक्त प्रत्येक देशभक्त का, प्रत्येक राष्ट्रभक्त का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने निजी मतभेद और मनभेदों को भुलाकर, अपनी पीड़ाओं को भुलाकर शासन के पक्ष में खड़ा हो, और या फिर जहां करोड़ों लोगों के हित जुड़े हों किसी बात से, तो वहां भी व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षाओं को मलमूत्र की तरह त्यागते हुए अपनी सम्मान को, आन को, बान को, शान को, ऐषणाओं को एक तरफ रखते हुए शासन के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए। यदि शासन के सहयोग से या शासन से मित्रता करके उन करोड़ों लोगों का कल्याण हो सके या उन्हें न्याय मिल सके, यही एक न्याय योद्धा की पहचान होती है, परिभाषा होती है। और दोस्तों, इस पहचान और परिभाषा के साथ मैं तो अन्याय नहीं कर सकता। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता आज भी। अगर मैं शासन का विरोध करने लगूं, प्रधानमंत्री जी का विरोध करूं, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो सड़क पर बैठा हुआ व्यक्ति हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जैसा उन्होंने पहले प्रयास किया था 23 मार्च की घटना को लेकर के, जब दिल्ली में हमने उनके कार्यालय का घेराव किया था, वो भी एक साहसिक काम था। कोई हिंदुस्तान में ऐसा कर नहीं सका हमसे पहले। 2 अक्टूबर को भी हमने उनका रास्ता रोका था। इतना बड़ा विरोध कोई और करने का साहस नहीं कर सकता। उस 23 मार्च वाली घटना के बाद मेरे खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था, सबको पता है। खतरनाक टाइप वाला मुकदमा दर्ज करवा दिया था। कुछ ठगों ने तो रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया था मेरे खिलाफ। तो उन तमाम चीज़ों को याद नहीं रखा जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा? मैं प्रधानमंत्री की खिलाफत करूं, शासन की खिलाफत करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेजा जा सकता है। इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते।
मृत्यु तो ईश्वर तय करते हैं, मृत्यु तो मुझे शासन दे नहीं सकता, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है, और जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं उनमें फांसी का प्रोविजन नहीं है। तो मृत्यु तो शासन मेरी कर नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेज सकता है, इससे ज़्यादा शासन और कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भी किसी झूठे आरोप में ही। सच्चे आरोप में तो मुझे जेल भी नहीं भेज सकता शासन, ये मेरा बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी यदि इस वक्त हम शासन से लड़ें। तो जब शासन हमारे पक्ष में खड़ा हो गया है, शासन ने हमारे संरक्षण के लिए एक कानून दे दिया है, आपके भुगतान की गारंटी दे दी है, तो ऐसे वक्त में आप सबका नेता होने के कारण दायित्व से, या समझिए एक तरह से आपका पैरोकार होने के दायित्व से, मैं मुंह मोड़ लूं, शासन का विरोध करने लगूं अपने निजी स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के कारण, तो ये उचित नहीं होगा। इससे करोड़ों ठगी पीड़ितों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शासन आप सबको नहीं जानता, आप सबने तो आवेदन भी नहीं किए हैं। हमें जानता है कि हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन करने के लिए देश भर में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, और देश के तमाम ठगी पीड़ितों को एक मंच पर लेकर के आ रहे हैं, ताकि वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनका भुगतान हो सके। आपका भुगतान होगा तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को नुकसान होना है, क्योंकि आपके लिए अलग से कवायद करनी पड़ रही है बहुत सारी, तो आपका नुकसान होगा दोस्तों। शासन का नुकसान भुगतान करने में होना है, आपका नुकसान करवा के मुझे कोई लाभ नहीं मिलना है। जो लाभ मिलेगा उन तमाम लाभों को, मान लीजिए लोकप्रियता हो गई, कोई धन हो गया, कोई पद हो गया भविष्य में, उन सबको मैं तो पहले ही मलमूत्र की तरह त्याग चुका हूं। मुझे इन सब चीज़ों की चाहत नहीं है कि मुझे धन प्राप्त हो, कोई पद प्राप्त हो, कोई ख्याति प्राप्त हो, ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा, कभी नहीं सोचा। लेकिन ये सब कुछ मिल गया है या मिल रहा है तो वो केवल नारायण की कृपा है, और हमारे उस सत्याग्रह आंदोलन की बदौलत मिल रहा है, जो हम अपनी जान हथेली पर लेकर के कई सालों से लड़ रहे हैं कि इस कानून को क्रियान्वित किया जाए और आप सबका भुगतान हो, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित देश के रूप में स्थापित किया जाए, राष्ट्र राज्य के रूप में। दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थीं। इस कानून का क्रियान्वयन इतना सरल नहीं था। पहली बात तो शासन ही इस कानून के खिलाफ खड़ा हो गया था, बनते ही उसे लगने लगा था कुछ दिनों बाद ही कि ये उन्होंने अपने गले में भी फांसी का फंदा डाल लिया है। इसलिए शासन भी नहीं चाहता था कि ये कानून क्रियान्वित हो। सबसे बड़ी चुनौती तो शासन ही था, लेकिन शासन को हमने इसलिए इस कानून के पक्ष में खड़ा कर लिया चूंकि हमने जो 1-1.5 साल लंबा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम किया, देश के 20 राज्यों में गए, 300 से ज़्यादा जिलों में सेमिनार किए, उससे इस कानून के पक्ष में एक जनमत पैदा हुआ। कानून को विक्टिम्स ने जाना और इस कानून के तहत आवेदन किए, तो शासन को लगा कि यार ये तो आश्चर्यजनक काम हो गया। अगर जनता वाकई, ये करोड़ों लोग खड़े हो गए इस कानून के पक्ष में और इनका भुगतान नहीं किया, तो निश्चित रूप से ये हमारा विरोध करेंगे, क्योंकि जब हमने कानून बनाया है, हमने इनको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है और हम ही इनका भुगतान नहीं करेंगे, तो ये करोड़ों लोग हमारा विरोध कर सकते हैं। इस आपकी मानसिकता को, विरोध की मानसिकता को समझकर शासन ने आपको सहयोग करना शुरू किया। अनेक पत्र लिखे केंद्र सरकार ने राज्यों को, घोषणाएं की, और जो जो हमने डिमांड्स की, लगभग सभी डिमांड्स को मान लिया गया और आपका भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करवाई। शासन की चुनौती खत्म हुई आपकी जागरूकता के कारण, आपका जनमत बन जाने के कारण। ठग, जब शासन आपके साथ खड़ा हो गया तो ठगों की औकाती क्या है। अपराधी तो कायर होते हैं, नपुंसक होते हैं, उनसे तो डरना ही क्या था, वो तो डर ही जाने हैं। ठगों की चुनौती खत्म हुई, लेकिन ठगों ने साजिशन पीछे से अपने कुछ दलालों को, बेईमान किस्म के एजेंट्स को
हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, बट्स एक्ट के सामने लाकर के खड़ा कर दिया, और वो भिन्न भिन्न तरीकों के संगठन बनाकर बट्स एक्ट की आज तक खिलाफत कर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, चूंकि वो आपके ही बीच के लोग हैं। अगर आप अपने बीच के गद्दारों का सहयोग करेंगे, इनको समर्थन देंगे, तो निश्चित रूप से अपने भुगतान की गारंटी के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, अपना पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। इसलिए इन सब का बहिष्कार करो दोस्तों। और कुछ मूर्ख किस्म के लोग, जल्दबाजी वाले, जिन्हें पता ही नहीं है कि भुगतान होगा कैसे, भुगतान के लिए जो कानून बना दिया है, जो मार्ग बना दिया है हमारी लोकप्रिय सरकार ने, उस माध्यम को वो जानते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि तुरंत पैसा मिल जाए, आज ही कोई आंदोलन करेगा तो शायद तुरंत सरकार पैसा दे देगी, ऐसा उनको लगता है। तो वो मूर्ख भी विरोध करते हैं। लेकिन उन मूर्खों के, ठगों के, दलालों के विरोध से दोस्तों, या ठगों के विरोध से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, न मैं उनके विरोध को विरोध मानता हूँ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे संगठन का मेंबर है, संस्थापक ट्रस्टी रहा है, वो एक भी क्यों न हो, अगर वो विरोध करेगा, उंगली उठाएगा, तो निश्चित रूप से उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी शंकाओं का समाधान करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए जिन साथियों ने भी हमारे संगठन की मेंबरशिप ली है, या जो हमारे संगठन से जुड़े हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि परिस्थितियों की गंभीरता को समझिए। आज जो हम मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, या जो मैं कहता हूं कि मोदी जी को 480 सीट लोकसभा में 2024 के चुनाव में दीजिए, ताकि वो हिंदुस्तान के ठगों का सफाया कर सकें, आपका भुगतान करवा सकें, उसके पीछे एक मजबूत कारण है दोस्तों। वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी बताऊंगा, लंबी चर्चा करके फेसबुक पर बताऊंगा। इसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा, अपने सवाल कीजिएगा। आज कहो तो आज ही मैं रात को लाइव आ जाता हूं 9 बजे। तमाम साथी जुड़िए, मुझे अपना समर्थन या विरोध दर्ज कराइए। मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगा, और वो मजबूत ग्राउंड बताऊंगा कि क्यों हमें इस वक्त अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए, चूंकि वो भी इस वक्त अकेले ही हैं जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसकी वजह से उनके खिलाफ उनकी सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग, ठग, बेईमान और दुनिया भर के सामाजिक और वर्ग समूह और देशद्रोही शक्तियां उनकी खिलाफत कर रही हैं, उनकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, ये होगा नहीं, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि 2025 में हिंदुस्तान को हम इतना मजबूत राष्ट्र बना देंगे, इतना मजबूत बना देंगे कि कोई ठग अगर विदेशों में भी छुपा होगा और उस देश से हमारी संधि नहीं होगी प्रत्यार्पण की, तो भी बलपूर्वक उस ठग को वहां से हम खींच लाएंगे और हिंदुस्तान की सलाखों के पीछे कैद करवा देंगे, और मृत्युदंड का कानून बनवाकर उन सबको मृत्युदंड की सजा दिलाएंगे। ये होना है, इस पर कोई संदेह मत करो। चूंकि हम ये जो कहते हैं या कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं है, उसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ दे रखा है। कई लोग कहते हैं साहब सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं मोदी जी के नज़दीक जाके या भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा कुछ नहीं है। सांसद विधायक बनकर मैं नौकर थोड़ा ही कहलाना पसंद करूंगा, मुझे नौकर थोड़ा ही बनना है। मैं तो स्वामी हूँ देश का, प्रत्येक नागरिक स्वामी है देश का, जो सरकार से बाहर है, जो शासन से वेतन भत्ते प्राप्त नहीं करता। हमारा तो अपना निजी कार्य है, और उस कार्य को करके भी हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो एक सामान्य नागरिक को, मेरे जैसे नागरिक को जिसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रम को, भेद को, अपने मन की शंका को दूर कर लें। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल और केवल आप सबका भुगतान चाहिए, और उसके लिए शासन का सहयोग जब मिल रहा है तो उस सहयोग को आप तमाम लोग ले लें, पूरे देश के नागरिक, तभी आपका भुगतान होगा। अन्यथा लटके रहोगे। देखा आपने, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसने बट्स एक्ट को इस तरह से पंगु बना दिया कि आज तक राजस्थान में भुगतान के काउंटर खुल नहीं पाए, जब कांग्रेस वहाँ हार चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। लेकिन उस सरकार के लिए गए फैसले को बदलने में भी पसीने छूट रहे हैं नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी, कैसे इसको बदलें। 3 महीने के लिए समीक्षा समिति बनाई गई है,
तो अभी 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, 1 महीने और इंतजार राजस्थान जैसे राज्यों के लोगों को भुगतान पटलों की स्थापना करवाने के लिए करना पड़ेगा। और राजस्थान के साथियों की कितनी पीड़ा है ये मैं समझ सकता हूँ, चूँकि वो मुझसे दिन रात टच में है दोस्तों। इसलिए चूँकि आपका भुगतान जल्दी से हो जाएगा, शासन का सहयोग मिलेगा, तो हमें शासन की शर्तों को भी मानना पड़ेगा, उसके समक्ष झुकना भी पड़ेगा, उसका सहयोग लेना भी पड़ेगा और उसे सहयोग देना भी पड़ेगा। आप केवल लेने की भावना रखेंगे, देने की भावना नहीं रखेंगे तो आप भिखारी कहलाएंगे। हम भिखारी नहीं हैं, वैश्या भी नहीं है कि अमीरों का आश्रय तलाश करें। हमें तो जो कुछ देगा तो हम उसे भी उससे ज़्यादा मात्रा में देने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आजकल के हम 480 सांसद देंगे लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को, ताकि वो अपने तीसरे कार्यकाल में हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें और इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को सख्ती के साथ पूरे देश में क्रियान्वित करके देश के करोड़ों नागरिकों का, ठगी पीड़ितों का, ठगी के शिकार लोगों का भुगतान कराएं। खैर, लाइव पे बात करते हैं और बहुत सारी। मैं आपको खबर बता देता हूं, चूंकि आप बेचैन होंगे कि इतनी लंबी भूमिका बता दी और खबर नहीं बता रहे हैं, तो सुन लो साथियों, खबर बहुत काम की है, आपके काम की है। इससे आपको एक नया मार्ग मिलेगा जीवन का जीतने का, अपने पैसे को वापस पाने का। एक अरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग नाम की कंपनी थी तमिलनाडु में, उसने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया गोल्ड स्कीम लॉन्च करके। मद्रास की सरकार ने, पुलिस ने, ईओडब्ल्यू ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया आईपीसी के सेक्शन 420, 406, 120 बी और बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत। जानते हो उस ठग कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति कौन था? सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से कहो, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी था, फिल्म अभिनेता भी था और प्रोड्यूसर भी था, आर.के. सुरेश। आप सबने नाम सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा तो सर्च कर लेना। उसी की कंपनी थी अरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ दोस्तों, वो देश छोड़ करके भाग गया बहानेबाजी करके। रेड कॉर्नर इशू हुआ, लुकआउट जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुबई भाग गया। उसने, उसके साथियों ने बेल मूव की, अग्रिम जमानत याचिका निचली कोर्ट से खारिज हुई। चूंकि बर्ड्स एक्ट की धाराएं लग गई थी, तो बर्ड्स एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है और मद्रास, वो तमिलनाडु का जो पीआईडी एक्ट है, वो उसकी कोर्ट एक ही है, पूरे देश में सब जगह एक ही होती है। जो बर्ड्स एक्ट की कोर्ट हैं वही पीआईडी एक्ट्स की कोर्ट हैं, वही इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 की कोर्ट है। तीनों की एक ही कोर्ट है दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि 1978 के मामले भी बैनिंग एक्ट में, बर्ड्स एक्ट में ही कवर्ड होंगे। निचली कोर्ट ने उसका जमानत याचिका खारिज कर दी, वो हाई कोर्ट गया, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत के आदेश थे कि 4 महीने के अंदर अंदर तमाम निवेशकों से जो धन आपने ठगा है उसको वापस कीजिए, सक्षम अधिकारी के पास जमा कीजिए, बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के पास, तो आपको बेल दे दी जाएगी। हाई कोर्ट ने भी इस कंडीशन को बरकरार रखा और उसको कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर सबका पैसा वापस करो अगर बेल चाहिए तो, अन्यथा ईओडब्ल्यू को कह दिया और सक्षम अधिकारी को, इनको पकड़ के लाओ, जेल में ठूंस दो, इनके तमाम अकाउंट्स को सीज करो, कैश जब्त करो और जो भी प्रॉपर्टीज हैं चलाचल उन सबको सीज करके निवेशकों में बांट दो, सबसे आवेदन लेकर के। जो पहले 5 लाख वालों तक को दो जिनका 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद इनकी अचल प्रॉपर्टीज हैं उनको बेच करके नीलामी द्वारा बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत। फिर उसके बाद जो बड़े अमाउंट हैं 5 लाख से ज़्यादा ऊपर के 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट था लोगों का उसमें मैक्सिमम, उनका भुगतान कर दीजिए। तो दोस्तों, और उसको कहा ठग को कि 50 करोड़ रुपए तू बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के पास जमा कर। उसने कर दिए दोस्तों, और लगभग 82 बैंक खाते थे इसके जो तमाम सीज कर दिए गए। उनमें 139 करोड़ रुपए से ज़्यादा था जमा खातों में, वो सब सीज किए अथॉरिटी ने और पुलिस ने, ईओडब्ल्यू ने। और लगभग 3.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किया
गिरफ्तारियां की 20 से ज़्यादा, और ये 2400 करोड़ रुपए का लगभग टोटल स्कैम था। 22 गिरफ्तारियां हुई, वो मैंने बता दिया आपको, 20-22। और इसको उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई, और ये अभी 10 दिसंबर को 23 में ईओडब्ल्यू के समक्ष दुबई से आकर पेश हुआ, जो फिल्म निर्माता, फिल्म अभिनेता RK सुरेश था। तो वहाँ की मद्रास की बट्स एक्ट अथॉरिटी ने दोस्तों ये जो मैसर्स अरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसके निवेशकों का हजारों की तादाद में जो पैसा कैश वाला था वो वितरित कर दिया है। ये देश के 42 करोड़ निवेशकों के लिए खुशी की खबर है, बड़ी खबर है दोस्तों। और इसीलिए देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक मार्ग बना है, एक कानून बना है, तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस कानून का अनुकरण करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से आप सबका पैसा भी आपको मिलेगा। ये जैसे सहारा CRC पोर्टल है, इस पर मैं पत्र भी लिख रहा हूँ, और तमाम जो काम किए जा सकते हैं वो भी कर रहा हूँ दोस्तों। ये बट्स कानून का उल्लंघन है सरासर। बट्स एक्ट जब से अस्तित्व में आया है 21 फरवरी 2019 से, उसके बाद इस तरह की किसी भी अनरेगुलेटेड स्कीम्स वाली या रेगुलेटेड स्कीम्स वाली अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो भी, तो उनके मामलों को किसी NCLT में, किसी SEBI में या किसी CRC पोर्टल पर नहीं भेजा जा सकता। ये इस कानून का उल्लंघन है, और ऐसा अगर सरकारें भी कर रही हैं तो हम उनकी खिलाफत करेंगे, इन पोर्टल्स को बंद कराएंगे। आप सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ही सुनिश्चित कराएंगे, और इसी से होना है। इसके अलावा आपके पास अन्य कोई मार्ग नहीं है, इसलिए जल्दबाजी दोस्तों बिल्कुल मत करो। अगर जल्दबाजी करोगे तो मैं हमेशा की तरह आज फिर कहूँगा कि आपका पैसा डूब जाएगा, वो कभी आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ लोगों को चंदा दे देकर धन पशु बना सकते हो, उन्हें नेता बना सकते हो, कहीं स्थापित कर सकते हो, लेकिन अपना पैसा प्राप्त नहीं कर पाओगे अगर आप ऐसे लोगों के झांसे में आते रहे। तो अगर आपको भुगतान पाना है तो इसी मार्ग पर चलना होगा। जब भी चल निकलोगे आपका भुगतान हो जाएगा, जैसे इन तमिलनाडु के साथियों का हुआ है। कई लोग कहते हैं जी किस किस का मिला है, अरे बहुत लोगों का मिला है, बिना किसी मदन लाल आज़ाद के मिला है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बट्स एक्ट के लिए किसी मदन लाल आज़ाद की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, किसी संगठन की ज़रूरत नहीं है। बट्स एक्ट तो ऐसा हथियार मोदी जी ने दे दिया है देश के ठगी पीड़ितों को, जिसका प्रयोग करके अकेला निवेशक भी अपना पैसा ले सकता है। अगर इस कानून के अंतर्गत पैसा नहीं मिल रहा होता लोगों को, तो आज लाखों लोग सड़कों पर होते। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, जो इस कानून को समझते हैं, जो ठीक से प्रोसेस कर रहे हैं, अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं, वो अपना भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों के कराए हैं, और हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है कि हम तो व्यक्तिगत रूप से भी, ये संगठन तो हम आपके लिए चलाते हैं, हमारे लिए थोड़ा ही है। इससे हमको क्या लाभ है, नुकसान हो रहा है, सीधी सी बात है। हम तो अगर अपने क्लाइंट्स के लिए व्यक्तिगत पैरवी करें, उनके केस लड़ें, तो उनको दिला देंगे, इससे ज़्यादा जल्दी दिला देंगे। लेकिन कितने लोगों को दिला पाएंगे? मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैं इस फील्ड में आया था कि मैं थक चुका था। इक्का दुक्का 10 20 100 200 लोगों को दिला देने से काम थोड़ा ही बन रहा था। पूरा देश ही ठगों के जाल में फंस चुका था, पूरा देश ठगा जा चुका था। इसलिए ये संगठन बनाया। तो साथियों, निराश ना हो, तनाव ना लें, जुड़िए। आप सब लोग जब जुड़ जाओगे, इस मांग को भरपूर तौर तरीकों से उठाना शुरू कर दोगे, तो स्वयं प्रधानमंत्री आपके बीच आएंगे। हम कार्यक्रम उनसे ले रहे हैं, आवेदन उनको दे रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं लगातार कि वो हमें एक डेट दे दें, एक कार्यक्रम दे दें, ताकि उनको हम बुलाकर उनका अभिनंदन कर सकें, उनके समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें, और देश के करोड़ों नागरिकों की पीड़ा का अंत करवा सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैंने एक तारीख भी प्रस्तावित की है दोस्तों, 5 मार्च। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक, उनकी जयंती है। इस तारीख को हम एक आयोजन, भव्य अभिनंदन समारोह प्रधानमंत्री जी का करने का योजना बना रहे हैं। जैसे ही ये वहाँ से फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको
बता दिया जाएगा। तो मिलता हूँ आज रात 9 बजे फिर से आप सबके साथ फेसबुक लाइव पर। मदन लाल आज़ाद नाम से आईडी है, फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।